हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर तरल स्थिरावस्था में होगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, और वही तरल अगर गत्यावस्था में होगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा। इसी सिलसिले में हम लेकर के आए हैं आपके लिए सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक को, जिसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स, ससंजक बल और असंजक बल। इसी के कारण कोई भी लिक्विड के अंदर में आपको देखने को मिलता है कि किसी चीज को वो वेटेड कर, मतलब गीला कर देती है, और किसी चीज को वो गीला नहीं कर पाती। कारण क्या होता है, क्यों होता है इस तरीके से? क्यों कोई एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में घुल जाती है, कोई दूसरी लिक्विड एक लिक्विड में नहीं घुलती? इसका क्या कारण है? क्यों ऐसा होता है कि कहीं पर हम किसी लिक्विड को डालते हैं तो उसकी सतह पे तैरती रह जाती है? तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होने वाला है। आइए, तो भाई हम सबसे पहले देखते हैं हमारे ससंजक और असंजक बल के पहले कि विश्व में समस्त पदार्थ अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। इन अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है। आकर्षण बल ये दो तरीके के होते हैं, एक ससंजक बल कहलाता है और एक आसंजक बल कहलाता है। ठीक है, जितने भी हमारे पास में पदार्थ हैं पूरे विश्व में, वो इन्हीं दोनों बलों से मिलकर के जुड़ा होता है, बना होता है। अदरवाइज उसके पास में अपना कोई एक शेप, कोई एक आकृति, या फिर वो एक जगह पे एक्यूमुलेटेड, कलेक्टेड ढंग से नहीं रह पाते। ठीक है, क्या होते हैं ये दोनों बल? आइए चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें हमारे ससंजक बल की कि ये ससंजक बल क्या होता है, तो ससंजक बल जो हमारा है यहां पर, ठीक है, ये एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य में काम करने वाला आकर्षण बल है। ठीक है, और आसंजक बल की बात करेंगे तो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में काम करने वाला बल होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आयरन का एक टुकड़ा लिया, तो आयरन के अणुओं के बीच में जो बल काम करता है उसको ससंजक बल कहते हैं। आयरन के अणु के दूसरे आयरन के अणु के साथ में जो आकर्षण बल का अनुभव करते हैं उनको हम कहते हैं ससंजक बल। जैसे मान लीजिए हमने जल की बात करी, तो जल का एक अणु मतलब पूरा एक H2O एक दूसरे H2O के साथ में जो आकर्षण बल का अनुभव करेगा उसको हम कहते हैं ससंजक बल। अब जल को किसी ग्लास में हमने भर दिया, तो जल का ग्लास के साथ में जो बॉन्ड बनेगा, जो बंध बनेगा, जो आकर्षण बल का अनुभव करेगा, वो असंजक बल है। लेकिन जल का जल के ही अणुओं के साथ में जो बल का अनुभव होता है वो कहलाता है जल का ससंजक बल। आयरन की जब हमने बात करी, तो आयरन का आयरन के साथ में ही जो उनके अणुओं के साथ में आकर्षण बल बनता है उसको हम कहते हैं आयरन का आकर्षण बल, आयरन का ससंजक बल। तो देखिए, जैसे हम कह रहे हैं ना, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, पदार्थ सेम होने चाहिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य काम करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या बात करें, तो लोहे के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल अथवा जल के अणुओं के बीच में कार्य करने वाले आकर्षण बल ससंजक बल कहलाते हैं। मतलब जल का जल के लिए है, लोहे का लोहे के लिए। ऐसा नहीं कि लोहे और जल को क्रॉस करेंगे तब की बात कर रहे हैं। ससंजक बल के कारण ही द्रव की छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाती है। क्या होता है आप ये बात समझिए, जैसे मान लीजिए ये जल, एक बड़ी सी बूंद, एक H2O यहां पर है। अच्छा, अब लिखता नहीं हूं मैं, तो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम प्लॉट कर देता हूं। एक मान लीजिए एक अणु जल का ये है, एक अणु जल का ये है, एक अणु जल का ये आपस में ये सभी क्या कर रहे हैं भैया, तो ये बंध बना करके जुड़े हुए हैं। ये सभी के सभी आपस में बंध बना करके इस तरीके से जुड़े। ठीक है, तो इस केस में क्या होना है, चलिए हम जरा देख लेते हैं। तो देखिए, इस जगह पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जितने भी बंध आपस में बन रहे हैं, है ना, ये जितने भी बंध यहां पर आपस में बन रहे हैं, ये सब जल के अणुओं के मध्य लगने वाले बल हैं। ये जल के अणुओं के मध्य लगने वाले बल हैं। अच्छा, ये बल जो होते हैं ना, जो ससंजक बल जो होते हैं, जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम टाइप के अणुओं के बीच में जो लगते हैं, वो मजबूत बंध भी होते हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए एक वाटर ड्रॉपलेट ये दूसरा आता है, तो यहां पे इस तरीके से इसके अणुओं के बीच में ये बंध बना होगा, इसके भी अणुओं के बीच में यहां पर बंध बना होगा। अब क्या करते भैया, तो ये अणु और ये वाले अणु एक दूसरे के साथ में से ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन होने के बाद में एक ऐसी बड़ी सी बूंद का निर्माण करते हैं, एक ऐसी बड़ी सी बूंद का निर्माण करते हैं।
क्यों? क्योंकि भैया इनके बीच में पहले भी ससंजक बल लग रहा था, अभी भी ससंजक बल लग रहा है, अब इसके कारण ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो यही कारण होता है इसके बड़ी बूंद बनने का कि भैया छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स को अगर आप एक साथ मिला देते हैं तो वो वाटर की एक बड़ी सी ड्रॉप बना लेती है। ठीक है, तो ये होता है भैया ससंजक बल के कारण। आगे देखते हैं असंजक बल को। तो असंजक बल मतलब विभिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। विभिन्न पदार्थ, जैसे मान लीजिए कांच की नली में भरे जल के अणुओं और कांच के अणुओं के बीच काम करने वाला आकर्षण बल। जैसे कांच की ऐसी हमने नली रखी, इसके अंदर आपने इसमें पानी भर दिया, इसके अंदर हमने क्या किया, पानी भर दिया। अब इसके अंदर जब हमने पानी भरा हुआ है तो हम क्या, देखिए यहां पर हम दो अलग अलग की बात कर ही रहे हैं, तो इसको हम कह लेते हैं ये रहा कांच की नली, ये हो गई हमारी कांच की नली। अब इस कांच की नली और जल के बीच में, तो कांच की नली के ये इसके अणु थोड़े बड़े बड़े से बनाते हैं, और ये जो है इसके अणु जल के, ये आपस में, ये जल के अणु, ये जल के अणु, ये जल के अणु, ये आपस में जो बल लगाएंगे, है ना, कांच के और जल के जो अणु आपस में बल लगाएंगे, ये असंजक बल है। जबकि ये द्रव में जो बल लग रहा था, द्रव के ही अणुओं के साथ में, वो ससंजक बल था। मैं क्या बोल रहा हूं, खुद का खुद के साथ में ससंजक, खुद का दूसरे के साथ में जो बल होगा वो असंजक बल हो जाएगा। बात हो गई, खत्म। ससंजक बल जो होता है वो कई बार को आपको देखने को मिलेगा कि वो स्ट्रॉन्गर है, कई बार को आपको असंजक बल स्ट्रॉन्गर मिलेगा। तो जो जहां स्ट्रॉन्गर होगा उसके अकॉर्डिंगली काम होगा। क्या होता है जरा देखिए, ससंजक बल के ज्यादा होने के कारण ही आपको दिखता है कि ठोस की एक अपनी आकृति होती है, ठोस का एक अपना शेप होता है ना। लेकिन द्रव में ससंजक बलों का मान कम होता है, इसलिए उसकी अपना खुद का कोई आयतन नहीं होता, जिस कंटेनर में रखते हैं उसी कंटेनर का रूप ले लेता है। और गैसों में तो यह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, तो गैसों में यह कभी संभव नहीं है। तो ठोस द्रव गैस में ससंजक बल जिस तरीके से काम कर रहा है, असंजक बल में भी यही काम होगा कि जब किसी एक चीज को दूसरी चीज में फीड करेंगे, भर के रखेंगे, तब उन दोनों के बीच में, दोनों के अणुओं के बीच में लगने वाला बल होगा। तो देखिए, जब दो पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दो स्थितियां उत्पन्न होती है, या तो असंजक बल ससंजक बल से अधिक होता है या फिर कम होता है। या तो जो खुद के साथ में फोर्स था वो ज्यादा होगा, या खुद का दूसरे के साथ में जो फोर्स था वो ज्यादा होगा। इन दोनों कंडीशंस में बनेगा क्या? तो देखिए, पहले केस हम समझते हैं कि यदि असंजक बल ससंजक बल से अधिक है, यदि दो अलग अलग के बीच में लगने वाला बल ज्यादा है, खुद में लगने वाला जो बल है वो कम है, तो ऐसी कंडीशन में पहला दूसरे को गीला कर देगा। गीला करने का मतलब क्या होता है, जैसे समझिए पानी कांच पर चिपकता है, अर्थात भिंगा देता है, क्योंकि पानी और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। अब भाई देखिए, ये कांच है और ये जल के अणु है। अब कांच और जल के अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है वो ज्यादा है। कौन सा फोर्स? तो ये असंजक फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ये ज्यादा है कोहेसिव फोर्स है। किसी चीज को चिपकाने का मतलब भी यही होता है। जैसे फेविक्विक आप यूज करते हैं दो अलग अलग लेयर्स को चिपकाने के लिए, तो वो क्या करता है, फेविक्विक को चिपकाने का भी केस समझिए जरा। देखिए, ये ऐसा कुछ टूटा हुआ पार्ट है, इधर साइड से भी इसका टूटा हुआ पार्ट है, इन दोनों के बीच में लाकर के आपने फेविक्विक भर दिया, ये फेविक्विक भर दिया हमने। अब देखिए, फेविक्विक के जो अणु थे, इसके जो अणु थे और इसके जो अणु, इन दोनों के बीच में बंध तेजी से काम करने लग जाएगा, और ये इनके बीच का बंध तो है ही पहले से। तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों लेयर्स के बीच में एक अलग लेयर आ गया और वो दोनों चिपक गए। इसका मतलब है कि यहां पर इनके बीच में ये टूटा हुआ पोर्शन और फेविक्विक के बीच में असंजक बल का मान ज्यादा है इनके ससंजक बल से, इसलिए ये चिपक गए। इसलिए इनको एडहेसिव भी कहते हैं, क्योंकि एडहेसिव फोर्स लगाते। वैसे यहां पे कांच की बात कर रहे थे, तो कांच पे जब जल की बूंदें डाली जाती है तो कांच पर वो जल की बूंदें चिपक जाती है। कारण क्या है भाई, कि जल के अंदर लगने वाला जो फोर्स है, जो ससंजक बल है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो दूसरे के साथ में बल ना लगा सके, तो वो दूसरे के साथ में बल ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसके कारण ये इस पे क्या होता है, कांच पे चिपक जाता है। अब आपने सुना होगा कि भैया जब हम स्पेक्स परचेस करते हैं तो कहते हैं कि भैया ये महंगा वाला लेंस आप अगर इस्तेमाल करते हो तो इस पे पानी की बूंदें नहीं चिपकती।
जैसे जैसे स्पेक्स पे पानी की बूंदे नहीं चिपकते तो क्या करते हैं, क्या करते होंगे भाई, पानी में तो मैं कोई चेंज कर नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कांच को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं, कांच को कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि कांच का ससंजक बल बढ़ा देते हैं, तो असंजक बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसका जस्ट विपरीत काम कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें पानी तो पड़ेगा लेकिन चिपकेगा नहीं। जैसे आपको आपके व्हीकल्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कार की जो कांच है उस पर क्या होता है भाई, बारिश का पानी आता है वो चिपकेगा, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, तो पॉलिश कर देते हैं उसके ऊपर। अब उसके ऊपर एक ऑयलिंग, एक पॉलिशिंग कर दी, तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी की बूंद आई तो, लेकिन अब कांच को गीला नहीं करेगी, ऊपर से फिसल करके चली जाएगी, ठीक है ना, ऊपर से फिसलती हुई क्या हो जाती है, निकल जाती है, तो वहां पर उसको गीला नहीं कर पाती। तो एक पॉइंट समझिए, जब दोनों अलग अलग लोगों के बीच का जो बल है ना, उसका मान अगर ज्यादा हो गया उनके खुद के वाले से, मतलब असंजक बल ज्यादा हो गया ससंजक से, तो ही गीला होगा, तो ही वो एक दूसरे के अंदर चिपकेंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे देखिए दूसरा, यदि पानी के पृष्ठ पर तेल की बूंदें डाल दी जाए तो तेल पतली फिल्म की सतह पानी के पृष्ठ पर फैल जाता है, क्योंकि पानी और तेल के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल तेल के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। अब थोड़ा सा ऑयल है ना, थोड़ा सा ऑयल आप पानी के ऊपर ऐसे फैला दो तो एक पतली सी लेयर चारों तरफ फैल जाती है, बहुत ही पतली से, वो बहुत सारे कलर्स भी उसमें दिखने शुरू हो जाते हैं। अब उसको अगर आप अलग करना चाहते हो, अलग हो पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि पानी और तेल के बीच में काम करने वाला बंध ज्यादा मजबूत है, वो वाला बल ज्यादा मजबूत है, असंजक बल ज्यादा है, ससंजक बल कम है, तो अब इसलिए उसके सतह पे क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, फैल गई। आई होप यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करें तो मैं कहता हूं स्याही से कागज पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं। अब आपकी जो इंक होती है और जो पेपर होता है, अब पेपर आप ले लीजिए कौन सा, प्लास्टिक, बिल्कुल कोटेड जो होता है, ऊपर से एक लेयर चढ़ी होती है, वो वाली प्लास्टिक जैसा पेज आप लीजिए और इंक वाले पेन से आप लिखने की कोशिश कीजिए। लिख लो, आप तो जेल पेन से लिख लो, ऐसा करते हो मिट जाता है ना। स्टिकर जो आता है आपको नाम लिखने के लिए कॉपी के ऊपर जो लगाते हो आप, उसके ऊपर आप जेल पेन से लिखो, आप ऐसा मिटाते हो, मिट जाता है। क्यों मिट जाता है, क्योंकि भैया वो उसका जो एडहेसिव फोर्स है, जो आसंजक बल है वो कम है, ससंजक बल ज्यादा है, इस वजह से वो क्या करता है, वो पेज पे नहीं चिपकता। अब उसी जेल पेन को आप खुरदुरे वाले पेज पे लिखो, मतलब जिस पे वो कवरिंग्स नहीं लगी हुई, उस पे लिख करके देखिए आप, तो पता चलता है क्या कि आपने जैसे ही इंक रखा, मतलब पेन की निब जैसी रखी, वो इंक उस पेज के अंदर जाकर के सोखना प्रारंभ करता है, वो पेज सोखने लग जाता है उसको, मतलब वहां पर उसका असंजक बल ज्यादा, वो पूरा सोख लेता है। जैसे टिश्यू पेपर की बात करते हैं, टिश्यू पेपर क्या होता है भैया, वो बहुत ज्यादा पोरस बनाया जाता है ना, बहुत आपको फ्लफीनेस दिखती है उसके अंदर, पोरस होता है, उसके अंदर बहुत ही होल्स होते हैं, बहुत ही दूर दूर होता है, बहुत कागज जैसा ऐसा टफ नहीं होता। तो जैसे ही हम गीले हाथों के ऊपर टिश्यू पेपर रखते हैं तो वो टिश्यू पेपर के अंदर पूरा पानी सोखना शुरू कर देता है। मतलब क्या, टिश्यू पेपर और वाटर के बीच में जो उनका असंजक बल है वो ज्यादा है, तो वो पूरा का पूरा पानी सोख लेता है। उसी तरीके से लिखते समय जब आप इंक को रखते हैं पेज पे, तो पेज और इंक के बीच का असंजक बल ज्यादा होता है, तो पेज क्या करता है, उस इंक को अपने अंदर सुखाना शुरू कर देता है। अब अगर इंक को सोख लिया पेज ने, तो वो पेज पे वैसी आकृति या वैसे लेटर्स उभरे हुए नजर आएंगे ना, उकेरे हुए नजर आएंगे। तो यही चीज है, देखिए स्याही और कागज के अणुओं के बीच कार्य करने वाला असंजक बल स्याही के अणुओं के बीच कार्य करने वाले ससंजक बल से अधिक होता है, अतः स्याही कागज पर चिपक जाती है। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे देखते हैं। चौक से अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखी जाती है तो चौक का ब्लैक बोर्ड के साथ में असंजक बल ज्यादा है, तो क्या होता है भाई, चौक बोर्ड पे चिपकनी शुरू हो जाती है ना। चौक बोर्ड पे जब चिपक जाती है तो आपको लेटर्स उभरे हुए नजर आते। देखिए चौक और बोर्ड के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल चौक के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है, अतः चौक ब्लैक बोर्ड के पृष्ठ पर चिपक जाता है। चौक जो हुआ ब्लैक बोर्ड के पृष्ठ पे जाके क्या हुआ, चिपक गया। ठीक है, ऐसे ही और बात करूं तो पीतल के बर्तन पर निकल की पॉलिश कर देते हैं। अब पीतल का जो बर्तन होता है उसके ऊपर निकल की पॉलिशिंग इसलिए की जाती है क्योंकि वो जो पीतल होता है वो क्या होने लगे भैया, बहुत जल्दी उसमें रस्टिंग होती है, कालापन आना शुरू हो जाता है, तो उसके ऊपर निकल की पॉलिशिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कॉपर कलर की चमकनी शुरू हो जाती है। तो निकल की पॉलिशिंग क्यों करते हैं, निकल की पॉलिशिंग इसलिए की जाती है ताकि है ना रस्टिंग से उसको बचाया जा सके।
तो भाई क्या होता है, पीतल और निकिल के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल निकिल के अणुओं के बीच में लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। ठीक है, अब निकिल निकिल के बीच में जो ससंजक बल है उससे निकिल और पित्तल के ऊपर लगने वाले असंजक बल का मान ज्यादा हुआ तो निकिल जो है पित्तल के ऊपर जा करके चिपक जाता है। हालांकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग से की जाती है, बट वहां पर उसका मान ज्यादा होता है तभी तो चिपक रहा है ना, अदरवाइज क्यों चिपकेगा। आप एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लीजिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक समझते जो ये बच्चों के खिलौने जिसके बनते हैं उस प्लास्टिक को लीजिए, उसको अगर वो टूट गया उसमें आप कितने फेविक्विक लगाते रहिए वो नहीं काम आएगा। थर्मस जो आता है आपका वो भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, वो अगर टूट जाए थर्मस, अब उसमें लगाते रहो आप फेविक्विक, कभी नहीं चिपकेगा वो। समटाइम्स ये स्पैक्स के ये जो फ्रेम होते हैं ये भी थर्मोसेटिंग से ही बनते हैं अल्टीमेटली, मतलब मैक्सिमम केसेस में। अब तो थोड़े से सॉफ्ट वाले आने शुरू हो गए, तो क्या होता है, तो वो टूट गया, अब आप कितना भी उसमें फेविक्विक लगाते रहो वो नहीं चिपकता है। रीजन, क्योंकि वहां पर उसका असंजक बल कम है, असंजक बल का मान ज्यादा होगा तभी जाके चिपकेंगे। अगला देखते हैं, सेकेंड स्थिति, अगर असंजक बल का मान ससंजक बल से कम है तब, मतलब ससंजक बल ज्यादा है, तो ससंजक बल ज्यादा होगा तो वो दूसरे को गीला अब नहीं कर सकेगा। जैसे आपने थर्मोमीटर के अंदर देखा मरकरी भरते, पानी क्यों नहीं भरते, तो थर्मोमीटर के अंदर अगर पानी भरता है तो पहली बात तो ये आप कह सकते हो कि भैया पानी भरोगे तो पानी में तो वो गुण नहीं आ पाएगा ना कि हीट एब्जॉर्ब करके उसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा। चलो ये वाली बात को मैं इग्नोर करता हूं, मैं कहता हूं कि मान लो कि वो हीट एब्जॉर्ब करके वाटर एक्सपांड हो गया, क्योंकि मुझे इसकी बात करनी है, तो भैया क्यों नहीं करते यूज, क्या दिक्कत है। तो एक छोटी सी बात समझिए, अगर उसमें यूज करना शुरू किया मरकरी की जगह पे किसको, पानी को, तो पानी की लेयर देखिए, मानना है भैया साइंटिफिकली गलत थी तो मानेंगे भैया, है ना। ये देखिए, ये थर्मोमीटर के अंदर इसमें बीच में इस तरीके से गैप होता है और यहां पे बहुत ही चमकता हुआ सा एक जो पदार्थ आपको दिखता है वो ही है मरकरी। अब ये मरकरी क्या हुआ, जब आपने थर्मोमीटर को लिया मेजरमेंट में तो ये मरकरी ऊपर उठना शुरू हो गया, यहां तक आ गया ये मरकरी। अब क्या होगा, तो मरकरी यहां तक उठ करके तो आ गया, लेकिन जब आप इसको नॉर्मल करोगे तो ये मरकरी वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा, ऐसे डॉट 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 को छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर इसकी जगह पे आपने पानी भरा होता तो पानी क्या होता है, ऐसे डॉट 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 बना करके बीच में अटक जाता ना, वहां सूखता तो इसका दाग बनता, बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि पानी ने तो कांच को गीला कर दिया था ना, तो परफेक्टली नीचे नहीं आ पाता उसका वॉल्यूम। तो यहां आप मेजर नहीं कर पाते कि वो कितना पानी था, कम ही रह जाता ना भाई, ऊपर पानी कुछ टंगे तो। अब मरकरी रखने से क्या होता है, मरकरी जो है इसका असंजक बल कम है कांच के साथ में, ससंजक बल ज्यादा है, क्योंकि वो मेटल है, धातु है वो, उसका ससंजक बल बहुत ज्यादा है, वो दूसरे के साथ चिपकता ही नहीं है। उसको जैसे आप टेबल पे रख दीजिए, वो ऐसे हिलता रहेगा, डुलता रहेगा, फैलता रहेगा, वो चिपकेगा नहीं कहीं पे जाकर के। आप टेबल पे ऑयल फैला दो तो पूरी टेबल पे ऑयल ऑयल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने वहां मरकरी डाली है, पारा को डाला तो नहीं हो रहा, क्योंकि पारे का ससंजक बल, उसका जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स कम है, तो भैया इस वजह से वो नहीं चिपकता उसकी दीवारों पे। ठीक है, तो मतलब कांच की सतह पर पारा नहीं चिपकता, क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला असंजक बल पारे के अणुओं के बीच में लगने वाले ससंजक बल के मान से कम होता है। यानी पारे के अंदर का ससंजक बल जो है ज्यादा है, पारा और कांच के बीच में लगने वाला असंजक बल कम है। इसी तरीके से तेल के स्वतंत्र पृष्ठ पर पानी की बूंद डालने पर पानी की बूंद सिमटकर गोल हो जाती है। अच्छा, अगर आप पानी की बूंद डालते हो तेल के लेयर के ऊपर तो वो तो सिमट जाती है। पानी में हमने तेल डाला था तो वो क्या हो रहा था भाई, वो स्प्रेड हो रही थी, लेकिन तेल में पानी डाल रहे तो क्या हो रहा, वो ऊपर ही सिमट के रह गई, है ना, गोल सी बूंद बना लेती। क्यों, क्योंकि पानी एवं तेल के अणुओं के बीच में लगने वाला असंजक बल पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से कैसा है, कम है। मतलब असंजक बल जो है ना, पानी के अणुओं के मध्य में जो ससंजक बल लग रहा है, ठीक है, उससे क्या है भाई, कम है। असंजक बल कम है तो वो नहीं घुलेगा, वो उस पर स्प्रेड नहीं होगा, फैलेगा नहीं। ठीक है, क्या होगा, तो वो भैया सिमट जाएगा, बूंद बना लेगा। और देखते हैं तो क्या समझ में आ रहा है, इससे यह समझ में आया कि जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए असंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक होता है तो वह ठोस को गीला कर देता है। कुल मिलाकर के बात समझिए, एक द्रव है और एक ठोस है, अगर इनका असंजक बल ज्यादा होगा, मतलब क्रॉस फोर्सेस ज्यादा होगा,
तो क्या करेगा भाई, द्रव जो है वो ठोस को गीला कर देगा, मतलब द्रव ठोस के अंदर में समाहित हो जाएगा। लेकिन अगर यही द्रव ठोस में असंजक बल का मान जो है ससंजक बल के मान से कम हुआ, यानी ससंजक कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स कम है, अब कोहेसिव फोर्स अगर उसकी ज्यादा हो गई तो वो कभी गीला नहीं करेगा। इसके एग्जांपल क्या है, तो पारा और कांच, पारा कांच को कभी गीला नहीं करेगा। इसका एग्जांपल क्या हो गया, तो पानी और कांच, पानी कांच को गीला कर देता है। क्लियर हो गई बात। असंजक और ससंजक बल के लिए इन शॉर्ट आपको मैं कहूं तो आप बस इतनी सी बात ध्यान में रखिए कि आपको ऐसा समझ करके चलना है कि असंजक बल मतलब सेम का सेम के साथ में खुद के अणुओं के साथ में लगने वाला बल, और असंजक का मतलब क्या है भाई, खुद का दूसरे के अणुओं के साथ में लगने वाला बल। अब खुद का खुद में लगने वाला बल जो होता है वो तो स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन खुद का दूसरे के साथ में लगने वाला बल जो होगा वो कैसा होता है, कंपैरेटिवली वीकर होता है। अगर ये केस हुआ कि खुद का खुद में स्ट्रांग है और दूसरे के साथ में वीक है, तो वो कभी गीला नहीं करेगा। लेकिन ऐसे भी केसेस पॉसिबल है कि खुद का खुद में लगने वाला फोर्स कम है और दूसरे के साथ में लगने वाला फोर्स ज्यादा है, मतलब असंजक बल ज्यादा है और ससंजक बल कम है, तो भैया इस केस में वो गीला कर देगा द्रव ठोस को। आई होप कि आपको ससंजक और असंजक बल के बारे में इतनी सी इंफॉर्मेशन मिल गई, मतलब ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस सेशन को कर लेते हैं भैया अब यहीं के यहीं पर हम समाप्त। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम हमेशा से कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी ये सारे ही कोर्सेस लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरे कोर्सेस आपको एनसीईआरटी के बेसिस पर मिलती है। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी स्टेट बोर्ड से हो, सेंट्रल बोर्ड से हो, आपके लिए पूरा कोर्स कंटेंट डिजाइन है। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के अपने लिए ई नोट्स या ई बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा डिजाइन की गई है, एंड ये अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो भाई जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचाइए। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार की कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।